हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो यहाँ पर हम क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से जो आपकी ग्राम श्री कविता है, इसको हम पढ़ रहे थे। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसकी दो काव्य खंडों के जो भावार्थ हैं और शब्दार्थ हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। आज हम इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद इसके आगे की जो कविताएं हैं, जो लाइनें हैं काव्य खंड की, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, प्रथम जो आपके पास जो कुछ पंक्तियां हैं, इसमें हमने आपको बताया क्या इसका अर्थ है, इसके कुछ शब्दार्थ बताए थे। तो पहली पंक्तियां क्या लिखी हुई हैं कवि ने कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर आपको शब्दार्थ बताए हैं। तो कवि ने यहाँ पर इसका जो प्रसंग आप लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के से ली गई है और इसके कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने यहाँ पर ग्रामश्री कविता लिखी है जिसकी ये पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक, यानी कि जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है वहां तक मुझे क्या दिख रही है, मखमल की कोमल हरियाली। जो हरियाली है उसको वो क्या कहते हैं, मखमल की तरह वो जो है क्या लग रही है, कोमल लग रही है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, और ऊपर से जब सूर्य की प्रकाश पड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, यानी कि जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, चांदी की सी उजली जाली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांदी की जाली उसके ऊपर जो है बिछा दी गई हो, तिनकों के हरे हरे तन पर। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जो सुबह सुबह आपने छोटे छोटे जो घास जो उगती है उनको, जो छोटे छोटे होते हैं तिनके जिसको कहा जाता है घास के, उन पर आपने देखा होगा ओस की बूंद गिरी होती है सुबह सुबह। और जब वो ओस की बूंद गिरी होती है और वो जो हिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है तिनकों के हरे हरे तन पर, यानी कि तिनकों के हरे हरे तन पर जो ओस की बूंद गिरी हुई है, हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जब वो हिलती है ना ओस की बूंद, इतना सुंदर लगता है जब सूर्य की प्रकाश जो है ऊपर से गिरता है और वो ओस की बूंद जो है उन पत्तियों पर, उन तिनकों पर हिलता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हिल हरित रुधिर है रहा झलक। ऐसा लग रहा है कि हरे रंग का जो है रुधिर यानी कि खून जो है उस पर हिल रहा हो और वो जो है झलक हमें दिखाई देता है। ऐसा जो है यहाँ पर कवि ने जो है कहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो मिट्टी है वो कैसी होती है, मटमेला होता है। और मटमेला को यहाँ पर श्यामल या हरे रंग की हरियाली की बात में कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप हरा भी यहाँ पर कह सकते हैं इस कविता के संदर्भ में। ठीक है, तो श्यामल भूतल पर, हमारी पृथ्वी के तल पर झुका हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो स्वच्छ आकाश है, स्वच्छ आकाश जब होता है तो पूरा आसमान आपको नीला दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है नभ का चिर निर्मल नील फलक, जो आकाश, स्वच्छ आकाश है, वो जो है नीले विस्तार से पूरे अपने आंचल को जो है हमारी धरती के ऊपर जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले आसमान ने क्या किया हो, आंचल जो है अपना बिछा दिया हो। तो ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं और उनको यहाँ पर ये प्रतीत होता है। तो फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का यहाँ पर भावार्थ कवि ने ये बताया है और प्रीवियस लेक्चर में आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को लिखा है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुछ आपको शब्दार्थ भी लिखाए थे। तलक का मतलब तक है, मखमल का मतलब मखमल जैसी कोमल, और रवि सूरज है, सूरज इसका मतलब है, हरित का मतलब हरा, रुधिर का मतलब खून, श्यामल यहाँ पर क्योंकि हरे रंग की हरियाली के बारे में बात की गई इसलिए हरा भी इस संदर्भ में इस कविता में हो सकता है, बाकी श्याम रंग आप जानते हैं। भूतल, पृथ्वी की सतह को भूतल कहा जाएगा।
चिर निर्मल का मतलब बहुत ही सुंदर, और जब स्वच्छ, सॉरी, और जब हमारा आसमान बहुत स्वच्छ होता है तो उस समय नीला दिखाई देता है, पूरा हमारा आसमान जो है नीला दिखाई देता है। नील फलक का मतलब नीला विस्तार, और जब वो स्वच्छ होता है तो ऐसा लगता है वो पूरा ही नीला विस्तार करता है। ठीक है, आगे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पंक्तियों में क्या पढ़ा था, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाब्ध गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा में झांक रही नीलम की कली और तीसी नीली। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में किसके बारे में जो है इसका यहाँ पर किस बारे में ये जो है पंक्तियां लिखी हैं, इसका प्रसंग आप किस प्रकार से लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित जो आपकी ग्राम श्री कविता है उससे ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी खेतों में उगाई फसलों का यहाँ पर गुणगान करते हैं। ठीक है, अब आगे जब आप इसका अर्थ लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी खेतों में उगाई फसलों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जब से, क्या कहा है, रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा का मतलब पृथ्वी से है, आई जो गेहूं में बाली, कवि ने क्या कहा है कि जब से गेहूं और जो में बाली आई है, हमारी जो पृथ्वी है वो बड़ी प्रसन्न लग रही है, बड़ी रोमांचित लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। अरहर स्नेह की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, और अरहर और सनई, जो कि एक प्रकार के, अरहर एक प्रकार की दाल है और ये सनई भी एक प्रकार की फसल है, और वो दोनों ही सुनहरे रंग की होती है। क्योंकि वो दोनों सुनहरे रंग की होती है और जब ये फसल भी उग जाती है तो ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये जो है सोना, सोने की तरह ये प्रतीत हो रहा है, और धरती जो है इससे हमारी क्या हो रही है, शोभा जो है, बड़ी शोभा जो है प्रदान कर रही है। ठीक है, हवा आगे कहती है उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, और जब जो है पीली पीली सरसों क्या करती है, फूल जाती है, यानी कि फूल खिलते हैं उसमें, उसके बाद उसमें जो है सुंदर सी, और हवा जब क्या होती है, उड़ती है, तो उससे तैलाब्ध गंध का मतलब तेल की जो खुशबू होती है, एक प्रकार की वो खुशबू जो है पूरे वातावरण में, जहाँ सरसों की खेती होती है वहां पर फैल जाती है। आपने सरसों की खेती देखी होगी, जब फूल खिलते हैं बहुत ही सुंदर, पूरा खेत जो है पूरा पीला पीला दिखने लग जाता है, और कुछ दिनों बाद उसमें सरसों की जो है क्या लगती है, वो छोटी छोटी जिससे सरसों आता है बाहर, तो वो लग जाती है। तो अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जब जौ और गेहूं की बाली जो है आती है, उस समय हमारी पूरी वसुधा यानी कि धरती जो है बड़ी रोमांचित सी लग जाती है। अरहर सनेही की जो फसल है उसके उग जाने से हमारी धरती जो है शोभाशाली हो जाती है, क्योंकि वो सोने की तरह प्रतीत होती है। और उसके बाद जब सरसों जो है, पीली पीली सरसों खिलती है, और खिलने के बाद जो है उस पर जब सरसों लग जाता है, तो तब जब हवा उड़ती है तो पूरा जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, पूरा तैलाक्त गंध यानी कि तेल की गंध युक्त वो जो वातावरण हो जाता है। लो हरित धरा से झांक रही, और आगे देखिए क्या कहते हैं कि लो हरित धरा से यानी कि पूरी हरी धरती से झांक रही, कौन झांक रही, नीलम की कली, नीलम की जो कली है, कली जो फूल से पहले उगता है उसको कली कहा जाता है, सभी जानते हैं। तो नीलम की कली जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी धरती से झांक रही हो। तीसी नीली, और तीसी के नीले नीले जो फूल हैं वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है, धरती की इतनी सौंदर्य, इतनी सुंदर जो है नजारा देखने के लिए नीलम की कली और तीसी की जो फूल हैं वो भी जो है धरती से क्या हो रहे हैं, झांक रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने इसके अर्थ को नहीं लिखा है इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ हमने इसका शब्दार्थ नहीं लिखा था, तो चलिए इसके कुछ शब्दार्थ लिख लेंगे। इन पंक्तियों में जो भी आपके नए कुछ शब्द आए हैं, शब्द और उनकी अर्थ। ठीक है, चलिए सभी लिखेंगे। पहला है यहाँ रोमांचित, रोमांचित का मतलब प्रसन्न। ठीक है, इसका प्रसन्न। ठीक है, वसुधा आप जानते हैं पर्यायवाची में भी आप पढ़ते हैं वसुधा, लेकिन लिख लीजिएगा
हमारी पृथ्वी को ही वसुधा कहा जाता है। इससे पहले पंक्तियों में भू आया था, भू का मतलब भी पृथ्वी ही है, ठीक है। धरती कह सकते हैं, पृथ्वी कह सकते हैं, चलिए धरती लिख लेते हैं यहाँ पर। धरती, वसुधा, धरती, बाली, बाली होता है जो दानों का गुच्छा होता है। आपने देखा होगा जौ और गेहूं की जो बाली होती है वो इस प्रकार से लगती है ना, उसमें बहुत सारे इस प्रकार से गुच्छे लगे होते हैं ना, तो इस प्रकार से वो बालियां होती हैं गेहूं और जौ की, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, बाली है। और फसल आपने देखी है, गेहूं और जौ की फसल तो आपने देखी होगी, तो वो बाली कहलाती है। तो दानों का एक गुच्छा होता है, उसको हम बाली कहेंगे। अरहर शब्द यहाँ आया है तो आप जानते हैं अरहर जो है एक प्रकार की दाल है या पौधा है, अरहर। लेकिन यहाँ हम बात पौधे की कर रहे हैं। अरहर एक दाल, और यहाँ पर बात हुई है अरहर के पौधे की, अरहर का पौधा, लिख लीजिएगा इसे, अरहर का पौधा। तो अरहर का पौधा एक दाल है, ठीक है। इसके बाद सनई की बात हुई, सनई, तो ये भी एक पौधा है जो कि अरहर की तरह ही क्या है, सुनहरे रंग का है, एक पौधा है ये भी, ठीक है। चलिए ये भी एक पौधा है। एक शब्द यहाँ पर आया था किंकिणिया, शब्द आया है किंकिणिया, का मतलब है करधनिया, ठीक है। शोभाशाली, एक शब्द आया था शोभाशाली, शोभाशाली, तो ये हो जाएगा शोभा से युक्त, शोभा से युक्त, शोभाशाली। भीनी शब्द यहाँ पर भीगी, जो कि ओस की बूंद से जो छोटे छोटे जो क्या है तिनके हैं वो भीग जाता है, तो भीनी का मतलब भीगी। और एक शब्द यहाँ आया था तैलाक्त, वो भी लिख लेंगे, तैलाक्त, तो ये है आपका तेल से युक्त खुशबू से युक्त खुशबूदार। और एक शब्द लास्ट में आया था तीसी, तो ये होता है एक पौधा, ये भी एक पौधा है जिस पर नीले रंग का के फूल खिलते हैं, एक पौधा जिस पर नीले रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है। एक पौधा है जिस पर नीले रंग के जो है फूल जो है इसमें खिलता है, वो होता है आपका तीसी। तो जल्दी से इसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा। यहाँ पर रोमांचित शब्द का मतलब है प्रसन्न, वसुधा धरती से है, बाली होती है दानों का गुच्छा, जैसे कि आपने गेहूं और जौ के जो गुच्छे हैं इस प्रकार से इसको बाली कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद अरहर जो है एक दाल का पौधा है,
सनई भी एक पौधा है जो कि सुनहरे रंग की होती है। इसके बाद यहाँ पर आया है किंकिणिया, इसका मतलब है गर्दनिया। शोभाशाली, शोभा से युक्त। भीनी यानी कि भीगी। तैलाक्त, तेल से युक्त जो खुशबूदार। और तीसी एक पौधा है जिस पर नीले रंग के फूल जो हैं खिलते हैं। चलिए देख लिया आपने, साथ साथ लिख लिया होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं उसमें क्या कहा गया है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। क्या कहा गया है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी, मखमली पेटियों सी लटकी। छिमियां छिपाए बीज लड़ी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते ही फूल स्वयं, फूले फिरते ही फूल स्वयं। उड़ उड़ वृतों से वृतों पर, उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकियां लटकी, मखमली पेटियों सी लटकी। छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते ही स्वयं फूल स्वयं, फूले फिरते ही फूल स्वयं। उड़ उड़ वृतों से वृतों पर, उड़ उड़ वृतों से वृतों पर। चाहिए यहाँ पर इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित जो है कविता ग्रामश्री से ली गई है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर खेतों के विभिन्न रंगों से सुसज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का यहाँ पर मन भावन जो है चित्रण करते हुए यहाँ पर कहा है। तो इसको आप प्रसंग में लिख सकते हैं, और प्रसंग लिखने के बाद फिर आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ली गई है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि खेतों में विभिन्न रंगों से सुसज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का यहाँ पर मन भावन वर्णन कर रहे हैं। और फिर आप भावार्थ लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों ही एक जगह लिख दिए हैं, लेकिन आप इनको इतने से को आप प्रसंग में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर आप जब व्याख्या लिखेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि कवि ने यहाँ पर खेतों के विभिन्न रंगों से सुसज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का यहाँ पर चित्रण किया है, वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर के फसलों की जो सुंदरता का दृश्य देखकर आसपास की जो सखियां रूपी पौधे हैं, यानी कि आसपास के जो पौधे हैं, आपने देखा होगा मटर की जो फलियां होती हैं, मटर की वो जो आपने सबने देखी होंगी मटर की फली किस प्रकार से लगती हैं। तो क्या कहते हैं कवि कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर के फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास की सखियां रूपी पौधे या फसलें जो है मुस्कुरा रही हैं। वहीं पर कहीं मखमली पेटियों के समान छीमियों का अस्तित्व का नजारा भी है। तो कवि ने क्या कहा है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, यानी कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में जो है मटर की जो फसलें हैं उसका सुंदर नजारा देखकर आसपास के जो पौधे हैं, यहाँ पर उन पौधों को उस मटर के पौधे की सखियों का यहाँ पर रूप दिया गया है कि जो आसपास के जो पौधे हैं वो मटर के पौधे की सखियां हैं। तो क्या कहा है, सखियां रूपी पौधे या फसलें मुस्कुरा रही हैं। वहीं पर कहीं मखमली पेटियों के समान छीमियां, अब छीमियां आपने देखी है ना, छीमियों के अंदर क्या होती है, बीज होती है, और जब वो कोमल होता है बाहर से उसका जो कवर होता है वो बड़ा ही कोमल होता है। धीरे धीरे हालांकि वो भी पक्का हो जाता है, लेकिन जब शुरुआती दौर में वो उगता है, जब वो आता है कच्चा रहता है, तो उस समय उसका जो बाहर का जो नजारा है, बाहर की जो छिकल है वो भी जो है मखमल की तरह बड़ा कोमल होता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है, वहीं पर कहीं जो है
मखमली पेटियों के समान चीमियों का अस्तित्व का नजारा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बीज से लदी हुई हैं। आपने चीमियां देखी होंगी, तो चीमियों के अंदर क्या होती हैं? बीज होती हैं, ठीक है ना। और वो चीमियां भी क्या, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बीज से वो लदी हुई हैं, जिसको आप पहले खा लेते हैं कच्चे में भी, उसकी सब्जी बना करके, और बाद में उस बीज को भी आप क्या कर देते हैं? दाल के रूप में उसको खा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसका भी नजारा है। तरह तरह के रंगों से सुसज्जित तितलियां जो हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों पर उड़ उड़ कर बैठती हैं। अब आपको पता है जब फूल खिलते हैं तो तितलियां उन पर, आपने देखा होगा कि तितलियां उनके ऊपर जो है उड़ती रहती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, मानो ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़ उड़कर विचरण कर रही हूँ। यानी कि तितलियां भी इतनी सुंदर हैं, वो रंग बिरंगी तितलियां, वो भी ऐसा प्रतीत हो रही हैं जैसे कि फूल जो हैं खुद ही जो है क्या कर रहे हो? उड़ उड़ कर एक दूसरे पर उड़कर क्या कर रहे हो? वहां पर विचरण कर रहे हो। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। आगे कहते हैं, मखमली पेटियों से लटकी चीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते ही फूल स्वयं। ऐसा प्रतीत हो रहा है फूल ही स्वयं जो है फूल पर ही फिर रहे हैं, फूल के ऊपर जो है वहां पर इधर उधर मंडरा रहे हैं। उड़ उड़ वृतों से वृतों पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे से वो क्या कर रही हैं? वृतों का मतलब यहाँ पर एक टहनी से दूसरी टहनी पर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो फूल हैं जो खिले हुए हैं वही जो है एक दूसरे पर वहां पर विचरण कर रही हैं, जबकि वो क्या है? रंग बिरंगी तितलियां हैं, ठीक है। तो इसका प्रसंग भी आप लिख लीजिएगा, और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी आप लिखेंगे, और पंक्तियों को भी आप साथ में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर ज्यादा आपके शब्दार्थ नहीं है, कुछ शब्दार्थ है तो इनका इसी में हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिलमिल हो जाएगा आपका मिली जुली, मिली जुली। इसके बाद आपकी यहाँ पर आ जाती है छीमिया, जो फलियां लगती हैं वो कहा जाता है छीमिया, ठीक है। और यहाँ एक शब्द यहाँ पर आया है वृत्त, तो वृत्त का मतलब यहाँ पर डंठल से है। और डंठल जानते हैं ना आप, पौधों की जो टहनियां जिसको कहते हैं वो डंठल होती है। टहनियां भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए इस पंक्तियों के बाद नेक्स्ट जो लिखी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए आगे की पंक्तियों में क्या यहाँ पर कवि कहते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं आप, कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दानिम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो यहाँ कवि ने क्या क्या किन किन फसलों की बात की है, तो यहाँ पर बहुत सारी फसलों की यहाँ पर कवि ने बात की है। क्या कहते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तर की डाली। तो रजत तो आप जानते हैं चांदी, और स्वर्ण आप जानते हैं सोना। मंजरियों से, आपने आम की जो है मंजीरियां देखी होंगी, तो वो लद गई आम्र तर की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आलू आडू नींबू दानिम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो यहाँ देखिए क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं कवि। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या क्या बात की है, किस किस बारे में बात की है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं, तो इसका प्रसंग आप वही लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता जो है हमारे पाठ्य पुस्तिका जो आपकी क्या है
क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्यखंड से ली गई हैं। इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनके द्वारा रचित ग्राम श्री से ये पंक्तियां ली गई हैं। और यहाँ पर किन किन फसलों के बारे में बात करिए, उस सभी का आप नाम लिखेंगे। तो देखिए, बसंत ऋतु में के आगमन के साथ ही आम, लीची आदि के पौधों के जो बोर आने लगते हैं और आड़ू जो है, खुमानी आदि के पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। जैसे ही बसंत का मौसम आता है तो उस समय जो है आपने देखा होगा चारों तरफ आलू, आम और लीची के जो पौधे हैं उसके बोर आने लग जाते हैं, जो प्रकृति के सौंदर्य को जो है चार चांद लगा देता है। प्रकृति इतनी सुंदर उस समय लगती है कि चारों तरफ जो है क्या हो जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आम के पेड़ की डाली 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 सफेद व पीले रंग के बोरों, यानी कि जो मंजीरियां हैं से लद गई हैं। पलाश यानी कि ढाक के फूल व पीपल के पत्ते गिरने लगते हैं और सब देखकर कोयल भी, ये सब देखकर कोयल भी मस्त होकर गा रही है। ठीक है, आगे कवि ने क्या कहा है कि कटहल जो है महक रहा है और उसकी भीनी भीनी खुशबू हवा में फैल रही है, मगर जामुन अभी भी जो है अधखिला है, यानी कि अधपक्का है। और जंगल में बेर की झाड़ियों में बेर झूलने लगे हैं। और यहाँ पर आड़ू, नींबू, दानिम जो कि में जो है फूल आने लगे हैं और आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी जो है फूल रही है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का ने जो है कवि ने इसका वर्णन किया है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिएगा। पहले आप कविता की लाइनों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, यानी कि आम और लीची के जो पेड़ हैं वो कैसे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। रजत यानी कि सफेद, है ना, जिसको रजत आप चांदी कहते हो। चांदी कैसा होता है? सफेद। तो रजत यानी कि चांदी और सोने की तरह जो है आम और लीचियों के जो मंजीरियां हैं उससे लद गई हैं डालियां। झर रहे ढाक पीपल की डल, और पीपल के जो है क्या जो पत्तियां हैं वो भी झड़ रहे हैं। ठीक है, और प्लास के जो पत्ते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, वो दोनों गिर रहे हैं। प्लास और पीपल की जो है पत्तियां वो झड़ रही हैं। आगे यहाँ कवि ने कहा है महके कटहल मुकुलित जामुन। उसमें क्या कह रहे हैं? कटहल जो है महक रहा है और उसकी भीनी भीनी यानी कि महकती जो खुशबू है हवा में वो फैल रही है। लेकिन जामुन जो है, आगे कहते हैं महके कटहल मुकुलित जामुन, यानी कि जो जामुन है वो अभी भी क्या है, अध खिला है, अध पका है। आगे कहते हैं जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो है बेर की झाड़ियों में बेर झूलने लगे हैं। आगे कहते हैं फूले आड़ू जाम नींबू दानिम, और इससे आलू, नींबू और दानिम ये जो हैं फूले, आलू, गोभी, बैंगन, मूली। और आगे क्या कहते हैं? आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी जो है फूल रही है। तो जब बसंत का मौसम आता है तो कौन कौन सी फसलें उस समय होती हैं, ये सभी जो है इन पंक्तियों में दे दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। जैसे रजत का मतलब चांदी है, स्वर्ण आप जानते हैं सोना, मंजीरियां आप जानते हैं जो आम और लीची में आती हैं जब बसंत ऋतु में। ठीक है, आगे हम इनके नेक्स्ट क्लास में इसके शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अर्थ को आप लिखेंगे, भावार्थ आपको इसका अर्थ लिखना है। प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य खंड है वो हमारी पाठ्य पुस्तिका, क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से ली गई है, काव्य खंड से ली गई है। इसके जो लेखक हैं वो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनकी जो कविता है ग्राम श्री, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। और आगे आप इसका अर्थ लिख लेंगे। क्या कहा है कवि ने कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दानिम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो अब इसका जो अर्थ है इसको आप
लिख लीजिएगा और साथ ही साथ इसके शब्दार्थ को हम कल की क्लास में दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।